देखिए सभी लोगों को बता दें बेटा, अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अर्थ्स मैग्नेटिज्म में कुछ हिस्सा कटा हुआ है लेकिन मेजर हिस्सा जो है वो है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोगों को क्या समझना है, ये सब चीज़ें तो आप जानते ही हो, कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो हम लोग मैग्नेटिज्म में जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? बार मैग्नेट सब लोग जानते हो क्या होता है? रॉड ऑफ मैग्नेट नॉर्थ और साउथ है। ठीक है, मैग्नेटिक निडल जानते हो? मैग्नेटिक निडल स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अरे वही जैसे कंपास है वैसे मैग्नेटिक निडल। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट सब लोग जानते हो। ठीक है, फिर ये सब चीज़ें मतलब आप लोग जानते हैं, इसमें कुछ बताने जैसा है। ठीक है, हाँ अब कुछ टेक्निकल टर्म्स है वो हम लोग इस चैप्टर के लिए पढ़ लेंगे। पहले तो देखो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपको आता हो आप मत लिखना। ठीक है, क्या सभी लोगों को मैग्नेटिक पोल्स का मतलब पता है? नॉर्थ साउथ सबको पता होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, सही है। और मैग्नेटिक पोल से पास होने वाली ये लाइन कहलाती है मैग्नेटिक एक्सिस। ये लाइन कौन सी है? मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, तो मैग्नेटिक एक्सिस समझ गए। और मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ये जा रही होगी, इसे कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक इक्वेटर। डेफिनेशन क्या बनेगी लिखने की जरूरत भी नहीं है। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? जो पोल्स को जोड़े। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है? जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और मैग्नेटिक लेंथ क्या होगी? दोनों पोल्स की दूरी को क्या कहा जाएगा? मैग्नेटिक लेंथ जो भी कितनी होगी, हम 2L कहते हैं इसको, L कहते हैं इसको, वो तो आपके ऊपर। कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं। इसके बाद लिखो, ये सब लिख लो। देखिए पास पास। फिर जिस प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ था भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था ना कूलम्स लॉ। क्या है प्रांजलि कूलम्स लॉ? बताइए नहीं, देखिए तो कितने पानी में है, पता देखिए। कूलम्स लॉ बताइए क्या है? अच्छा V इक्वल टू आई आर, कुछ तो है। हाँ सानिया, कूलम्स लॉ क्या है? डेफिनेशन बताइए ना। शांत बहुत तुमने तालियां सुनाई दिया ना सर? हाँ श्रद्धा बताइए बेटा। वाह भाई वाह, कूलम लॉ। आओ अच्छा देखो, कूलम लॉ था दो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच की दूरी r, उनके बीच में लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2 बाई r। तो कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ क्या है? दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स उन चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है ना। उसी प्रकार होता है कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में भी कूलम्स लॉ वैसे ही काम करता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई Q1 Q2 अपॉन क्या होता है r स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये सब लिखने का मन हो तो लिख लीजिए जैसे आपकी जरूरत हो। इसके बाद मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। ये सब जनरल टॉपिक्स हैं, खटाखट निपटाओ इनको।
अरे वो आपने एकदम सही बोला था, लेकिन आपने फोर्स का फॉर्मूला बोल दिया, कूलम्स लॉ नहीं बोला। वो आपकी बात एकदम सही है, समझी बात मैडम? हाँ भाई इधर देखो सब लोग। अच्छा सुन रहे, ये लिख लिया। अब जिस प्रकार से देखिए, अगर आप लोग को याद हो, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता था Q इंटू 2L। उसी प्रकार से दो नॉर्थ और पोल साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली मैग्नेटिक एक्सिस के बीच की दूरी भी कितनी होगी? 2L होगी। तो चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, m क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो कि पिछले चैप्टर में I इंटू ए भी आपने पढ़ा है, I इंटू ए भी होता है, पढ़ा सबने पिछले चैप्टर में चीज। तो वही चीज है, कुछ अलग नहीं है, कोई डेफिनेशन कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस खटा फॉर्म में लिखते चलेगी। सब पिछले चैप्टर में हम कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये R जो था फॉर्मूले में अभी अभी हमने देखा, वो किसकी दूरी थी? दो पोल्स की दूरी थी। सुना, एक पोल मैग्नेटिक पोल और दूसरे मैग्नेटिक पोल की डिस्टेंस कितनी थी? R। ठीक है, चलो भाई देखा जाए। अब इस टॉपिक को समझने के लिए एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं, शायद कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए सवाल क्या है, टू सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स, बेटा ध्यान दीजिएगा, दो एक जैसे मैग्नेटिक पोल्स हैविंग पोल स्ट्रेंथ इन द रेशियो 1:2। इनकी दो मैग्नेटिक पोल्स हैं एक जैसे लगने वाले, इनकी पोल स्ट्रेंथ 1:2 है। मतलब इसकी पोल स्ट्रेंथ अगर QM है तो इसकी पोल स्ट्रेंथ 2QM है। नहीं समझ पाए? तो जैसे Q जो होता था वो चार्ज होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां पे Q बताएगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ पोल। ठीक है, तो टू सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स, इनके बीच की दूरी जो है 1 मीटर है। इनकी दूरी कितनी है? 1 मीटर। जब ये ना बोले कि इसकी दूरी या उसकी दूरी, तो आप लोग सेंटर्स की दूरी क्या ले सकते हो? 1 मीटर। फाइंड द पॉइंट वेयर अ यूनिट पोल एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स ड्यू टू टू पोल्स। इन दोनों की लाइन पे एक यूनिट पोल रखा है। यूनिट पोल का मतलब उस पोल का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। उस पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है 1। तो मान लीजिए कि वो पोल यहां कहीं रखा हुआ है जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी है, तो बताइए कहां रखा है? हो जाएगा ये क्वेश्चन। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को क्या कहोगे? और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को 1 - x। और यहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब पहले वाले की वजह से इस पे और दूसरे की वजह से इस पे का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, फोर्स के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। ये समझ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे। अब भैया F1 क्या होगा? μ0/4 पाई QM into 1 डिवाइडेड बाई x²। और इसकी वजह से इस पे μ0/4 पाई 2QM into 1 डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1/x² इक्वल टू 2/1 - x का होता है। इसको स्क्वायर रूट कर दो। अब यहां से आप लोग x की वैल्यू निकाल लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। नहीं समझ में आया क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़े, करने की जरूरत है।
ICSE में नहीं आएगा, ISC में नहीं आएगा, CBSE में आ सकता है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा ऐसा कुछ था नहीं कुछ। दिख रहा नहीं क्या? लिखो। आन्या कहाँ रह गई आज? स्कूल आई थी? जाती छुट्टी थी? हाँ, उनके भी हो गया। अरे आज हमारी भी आंख में कुछ लग रहा है, पढ़ रहे हैं। दोनों आंखें पढ़ रही हैं। हो जाएंगे। हाँ चलिए, अगला सवाल देखो बेटा, फिलहाल देखिए, कैलकुलेट द, सुनिएगा, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट्स ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। दो मैग्नेट्स, इनकी लंबाई कितनी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड पोल स्ट्रेंथ 80 एम्पियर मीटर। इनकी जो पोल स्ट्रेंथ है भैया इधर देखो, वो क्या है? 80 एम्पियर मीटर है। तो पोल स्ट्रेंथ मतलब क्या दिया हुआ है? QM दिया है 80 एम्पियर मीटर, इसका भी QM कितना है? 80 एम्पियर मीटर। ठीक है, ईच व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देयर नॉर्थ पोल्स इज 10। इनके नॉर्थ पोल्स का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है, बस इतना दिया हुआ है। और इनके साउथ पोल्स का सेपरेशन ऑब्वियस सी बात है, 15 15 10 कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और सभी लोग समझ लो क्या कह रहे थे। ये दो पोल्स दिखाई दे रहे होंगे, इनकी लंबाई दिख रही है, इनकी स्ट्रेंथ दिख रही है, इनकी दूरी दिख रही है। तो हमको क्या करना है? फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पोल्स, दो मैग्नेट्स बताने हैं, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। अच्छा देखो, टेक्निकली आप सोचोगे तो फोर्स नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में लगेगा, रिपल्सिव। साउथ साउथ के बीच में लगेगा। ठीक है, और किसके बीच में लगेगा? नॉर्थ साउथ के बीच में लगेगा। साउथ नॉर्थ के, मतलब आसान भाषा में समझाएं तो इसके बीच में फोर्स रिपल्सिव, इसके बीच में फोर्स रिपल्सिव, इसके बीच में फोर्स अट्रैक्टिव, इसके बीच में फोर्स अट्रैक्टिव। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? पॉसिबिलिटीज है ना ये सारी की सारी, कैसा रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। आओ भाई देखो, आप लोग चार्ज और मैग्नेट में बहुत क्लियर फर्क समझो। हम कह रहे हैं कि इस मैग्नेट का हर पॉइंट, इस मैग्नेट के हर पॉइंट पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चार फोर्सेस लग रही हैं। नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सिव, साउथ साउथ रिपल्सिव, साउथ नॉर्थ अट्रैक्टिव, नॉर्थ साउथ अट्रैक्टिव। बोलो बात समझ आई? तो रिपल्सिव वाले को प्लस लेके अट्रैक्टिव वाले को माइनस ले लो, या उल्टा भी कर सकते हो, अट्रैक्टिव वाले को प्लस ले लो, रिपल्सिव वाले को माइनस ले लो। ठीक है, तो अब हम लोग ये फोर्सेस निकालेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सभी में होगा, Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर, Q1 Q2, अरे ये भी तो सब में होगा, ये भी बाहर कर ले क्या? Q1 Q2 बाई सभी बाहर ले लो, 1 बाई R2 स्क्वायर, 1 बाई R3 स्क्वायर, 1 बाई R4 स्क्वायर। समझ गए? अब ये दूरियां क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर माइनस 7, 80 80 80 80। R1 नॉर्थ नॉर्थ की दूरी कितनी है? 10, तो 10 मतलब 0.1 का स्क्वायर। R2 भी साउथ साउथ की दूरी 0.4 का स्क्वायर। अब ये वाला अट्रैक्टिव था, तो अट्रैक्टिव किसके इसके बीच में होगा? साउथ नॉर्थ की दूरी कितनी है? 25, तो 0.25, और इस वाले नॉर्थ साउथ की भी 25, 0.25 का। इसको सॉल्व करोगे तो दोनों मैग्नेट्स के बीच में क्या आ जाएगी? आया कि नहीं आया? समझ करना है।
हटा रहे हैं। टॉपिक डालो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक फील्ड, बेटा चाहे तो आपको पीछे आके क्यों नहीं बैठती, मैं गर्मी लग रहा है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। हाँ अच्छा, आप लोग हमको बताओ भाई, सीधे सीधे चीजें बताओ जिससे फॉर्मूला पूछेंगे। ये अपना प्रांजलि क्या नहीं प्रांजलि बताएंगी, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है। प्रांजलि नहीं आता है, भूल गई, पिछला वाला याद था। तंजीला बताइए। 1/4πε0 2p/r³ तो शॉर्ट डाइपोल के लिए था। इसके लिए था पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या था, r² + l² का, और शॉर्ट डाइपोल के लिए था 1/4πε0 2p/r³। सही है। अब हम लोग करना कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह कौन आ जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल आ जाएगा। इससे r डिस्टेंस की दूरी पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा शॉर्ट डाइपोल के लिए, μ0/4π 2m/r³। समझ गए होगे। और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के लिए इसका क्या फॉर्मूला होगा, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के लिए μ0/4π m/r³। वहां पे क्या होता था, p/r³, यहाँ m/r³ हो जाएगा। नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड, सीधा कर लीजिए, सेम टू सेम। बस ये वाले दोनों लिख लीजिए, ऊपर वाला तो पहले पढ़ ही चुके हैं, बस p की जगह n हो जाएगा। एक चीज और ध्यान देना, ये दोनों फॉर्मूले हमने शॉर्ट डाइपोल के लिए बताए हैं ना। अगर इन जनरल फॉर्मूला जानोगे, यही वाला फॉर्मूला इन जनरल क्या होगा, μ0/4π 2m/, यहाँ पे r² + l² का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक है। और ये वाला जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, μ0/4π m/r² + l² की पावर 3/2। दोनों ही केसेस में l को नेग्लेक्ट करके ये फॉर्मूले बनते थे, याद है ना आप लोगों को। तो अगर शॉर्ट डाइपोल नहीं लिखा है तो एक्सियल के लिए ये फॉर्मूला होगा, एक्सियल के लिए ये फॉर्मूला होगा, और ब्रॉड साइड के लिए यानी कि इक्वेटोरियल के लिए ये फॉर्मूला होगा, अगर शॉर्ट डाइपोल नहीं लिखा है तो। ठीक है। हाँ यार सही कह रहे हैं। देख लिया। हटाए। चलिए सभी लोग सवाल देख लो बेटा एक बार।
देखिए टू बेटा, टू स्मॉल मैग्नेट्स आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो दो मैग्नेट्स हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं ऐसे, ठीक है। डियर नॉर्थ पोल्स आर एट 30 सेंटीमीटर ईस्ट, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये क्या हो गया वेस्ट, ठीक है। डियर नॉर्थ पोल्स आर एट 30 सेंटीमीटर ईस्ट एंड 20 सेंटीमीटर वेस्ट फ्रॉम द कंपास नीडल। एक कंपास नीडल है, इसका नॉर्थ और इसका नॉर्थ, इसका नॉर्थ 30 सेंटीमीटर ईस्ट है कंपास से, और इसका नॉर्थ 20 सेंटीमीटर वेस्ट है कंपास से। समझ गए? तो सवाल क्या है, इफ द कंपास नीडल रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड, अगर यहां रखे कंपास नीडल पे इन मैग्नेट्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो कंपेयर द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ बोथ द मैग्नेट्स। तो इनका हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट्स का रेशियो निकालना है। इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या मान लिया जाए, इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को M2। अब ये बताओ, क्योंकि इस पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब इसकी वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है या इसकी वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को क्या कर रही होगी, कैंसिल कर रही होगी, क्योंकि बराबर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो पहले तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 होगी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। क्या ये एक्सियल पोजीशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा फॉर्म लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, ठीक है। स्मॉल मैग्नेट्स क्वेश्चन में मेंशन्ड है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। इधर भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m2 अपॉन r2 क्यूब, ये कटा m1 बाई m2 किसके बराबर आएगा, r1 क्यूब अपॉन, तो r1 यहां से यहां तक की दूरी 20 और वहां से वहां तक की दूरी सेंटीमीटर में हमने मीटर में ही चेंज किया क्योंकि रेशियो ही है। तो 2/3 का स्क्वायर 4/9, m1/m2 आ गया। नहीं समझ में आया, आ गया समझ में, अगला सवाल करते हैं। क्यूब 8/27, ठीक है। करना है क्या गया है, एक और न्यूमेरिकल देख लो इसी पे। देखिए अच्छा, दो शॉर्ट मैग्नेट्स हैं P और Q, आर प्लेस्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो मैग्नेट्स एक दूसरे के कैसे रखे हुए हैं, मतलब उनकी एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दोनों, ये P है और ये क्या है Q, सही है। इट इज फाउंड दैट the resultant field at a point on the prolongation of the magnetic axis of P, P के मैग्नेटिक एक्सिस पे यहां पे एक पॉइंट है A, पाया गया कि इस पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है इसी की एक्सिस के साथ। इस डाइपोल की बात करें तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो म्यू नॉट अपॉन 4π2m/r³ होगी, शॉर्ट डाइपोल बोला गया। और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर वाली होगी, म्यू नॉट अपॉन 4πm/r³ होगी। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आएगी, उसका रिजल्टेंट B है जो कि कितना एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ, समझ गए। देखना, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन है B1, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है B2, और रिजल्टेंट फील्ड B1 और B2 भी क्या है B। बात समझ में आ गई, दो पर
समझ गए होगे, सेम डायरेक्शन में प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, तो ये रिजल्टेंट जो आई होगी पाइथागोरस से आई होगी। ठीक है, कंपेयर द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द टू मैग्नेट्स, तो इन दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट्स, इन दोनों मैग्नेट्स का मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो पता करना है, m1 by m2 पता करना है। सवाल फिर से बोल दें एक बार, इस वाले मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और इस वाले मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B इस A पॉइंट के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। तो बताइए कि इस मैग्नेट और इस मैग्नेट के मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो, किसको किसको नहीं समझ में, आगे सबको समझ में। अब हमको ये बताओ, पहले तो B1 का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m by r क्यूब, सही है, और यहां से यहां तक की दूरी को हमने क्या कह दिया, r, और B2 मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहां पे कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m by r क्यूब, दोनों को डिवाइड करा दो, तो B1 डिवाइडेड बाई B2 क्या क्या कटा, ये कटा, ये कटा, क्या बचेगा 2 by 1, ये बचेगा ना 2 by 1, कुछ और बचेगा, ये बचेगा। अब अगर वेक्टर डायग्राम देखोगे तो ये B है, ये B1 है, ये B2 है, ये थीटा है, ये B2 है, तो ये भी क्या होगा B2, तो tan थीटा का फॉर्मूला होगा B2 by V1, B2 by, और tan थीटा, थीटा कितना डिग्री है 30 डिग्री, और B2 by V1 की वैल्यू 1/2 है, तो 1/√3 इज इक्वल टू 1/2 का निकालना है हम लोग। अरे यार m1 m2 था ना, ये m1 m2 m2 m1 m2 m1, अब यहाँ से m1 m2 का रेशियो निकाल लो, वही काट दिया, ठीक है। हाँ, टॉपिक डालो, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा इलेक्ट्रॉन, टेक्निकली सोचोगे तो करंट लूप है। अरे मान लीजिए कि भाई ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। तो टेक्निकली एक चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज अ करंट लूप ना, सुन रहे हो ना सब लोग। तो अगर ये एक करंट लूप है, इधर देखिए बेटा, ये क्या है, करंट लूप है, तो ये अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, सही है कि नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, तो हमें वही मैग्नेटिक मूवमेंट पता करना है इसका, नहीं समझ पाए? हमको ये बताइए, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, दिशा। ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है, वर्टिकल प्लेन पे नहीं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन किधर की तरफ, स्वास्तिका, हाँ, आउटवर्ड, मतलब अगर ऐसे है तुम आउटवर्ड किसे कहोगे, ऊपर को कि नीचे को, ऊपर को कहोगे। अच्छा, फिलहाल हम तुमसे 1000 बार कह चुके हैं, तुम ट्रू फॉल्स भी तुक्का मारोगे तो गलत ही पड़ेगा, पता है ना तुमको।
आओ इधर देखो, तुक्का मत मारा करो। इलेक्ट्रॉन इधर है, इसका मतलब करंट किधर होगा, और करंट ऐसे है तो स्क्रू पकड़ लो, मतलब क्या होगा, डाउनवर्ड मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये हो गया डाउनवर्ड मैग्नेटिक मोमेंट। सुन रहे हो कि नहीं, ये डाउनवर्ड मैग्नेटिक मोमेंट। और अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो बोहर की थ्योरी के हिसाब से उसमें एंगुलर मोमेंटम होगा। क्या होगा उसमें, सुन रहे हो, तब थोड़ा सा डायग्राम हम बेहतर कर देते हैं। ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ। और सुनो, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है मतलब बोहर के हिसाब से उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट हो, एंगुलर मोमेंटम होगा। बोहर की थ्योरी याद है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। अरे J इक्वल्स टू mvr इज इक्वल टू h/2 पाई यार। एंड हाँ, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, जो कि m को अपोज करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट को अपोज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसका डायरेक्शन और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से उस इलेक्ट्रॉन पे उस मैग्नेटिक फील्ड का असर ना के बराबर पड़ता है। बात समझ में आ रही है। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट है कितना, देखो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है भैया। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होगा m इक्वल्स टू I इंटू ए। क्या फॉर्मूला होगा, करंट जो इस पे फ्लो कर रहा होगा, एरिया इसका, ठीक है। तो m इज इक्वल टू करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू q बाई टी होगा। सुन रहे हो, q बाई टी। m इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E, और कितने टाइम में एक चक्कर लगाएगा, 2 पाई r डिवाइडेड बाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड में चक्कर लगाएगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होगा EV A अपॉन 2 पाई r। बोलो ये बात समझ में आ गई, आ रहा है समझ में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, अरे सर्कुलर वायर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट बन गया EVR डिवाइडेड बाई 2। ये मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। नहीं समझ में आया, अब बताओ हमको इसको कौन अपोज कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा, J इक्वल्स टू mvr, वेयर ये वाला m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये m है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये दोनों जब बराबर होंगे तो EVR डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू mvr। नहीं सब कट गया क्या, हमें नहीं इक्वेट नहीं करना है, जरूरी नहीं कि हर बार इक्वेट हो ही, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो एक रिलेशन आ जाएगा, m बाई j। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 एंड 2, अरे दो अलग अलग चीजें हैं। तो m बाई j क्या क्या कटेगा, EVR बाई 2 को किससे डिवाइड कराओगे, VR से, तो VR कट गया, क्या बचेगा, E बाई 2me, E बाई 2me। समझ गए, तो m का फॉर्मूला बन के आएगा यहां से E बाई 2me इंटू j, बस यहां पे क्या लगेगा, माइनस। ये माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ m इज ऑपोजिट टू j, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। नहीं समझ में आया, इनमें चाहो तो वेक्टर लगा सकते हो। अब देखो इसके बाद, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आ गया, ये माइनस साइन समझिएगा क्या बता रहा है। अब देखो m इज इक्वल टू माइनस
E बाई 2me इंटू जे, सही है। किसी किसी किताब में, किसी किसी बुक में m को म्यू भी लिखा होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को म्यू भी कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम को L भी कहते हैं, तो परेशान मत होना, ठीक है। अब फ्रॉम बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। इसको उठा के यहां रख दो, तो m का फॉर्मूला आएगा -e बाई 2me, j की जगह nh बाई 2 पाई। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बन गया, कुछ कटा नहीं, -ENH या अपॉन 4 पाई me, ये फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, -ENH अपॉन 4 पाई me। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और है कि बोहर की जो थ्योरी थी वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए थी, मतलब एक शेल वाले के लिए, एक ऑर्बिट वालों के लिए। तो n की जगह क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। तो यही फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट का बोहर के हिसाब से बनेगा, -EH अपॉन 4 पाई me, और इस फॉर्मूले से मिलके बनता है बोहर्स मैग्नेटॉन। यही है बोहर का मैग्नेटॉन, बोहर्स मैग्नेटॉन। अब ये बोहर्स मैग्नेटॉन कहाँ हमने आपको बताया था, ये बता सकते हो? इतना पूरा समझ में आया ना? ये बोहर्स मैग्नेटॉन हमने आपको कहाँ बताया था? अगर आप लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 में पढ़ा होगा, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोहर्स मैग्नेटॉन यूनिट हुआ करती थी डाइपोल मोमेंट की। याद है निखिल? याद है? इस √n+2 वाला जो फॉर्मूला बताया था डाइपोल मोमेंट निकालने का, n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलो फिलहाल चलो लिखो बेटा, टॉपिक डालो, बोले टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल। टॉर्क, अरे यार ये तो बता चुके हैं शायद। टॉर्क बस फॉर्मूला लिखवा देते हैं, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वैसे तो ये टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हो, फॉर्मूला भी आपको आता होगा, ठीक है, लेकिन फर्क क्या है? सुन रहे हो? टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप इसको तीन चीजों से रिलेट करो। देखो, आइसक्रीम खिलाएं? देखो जरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा था, -q + q, बीच की दूरी कितनी थी? 2l। तो थीटा एंगल पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? Pe sin थीटा, याद है? देख लो ना। और वेक्टर फॉर्म में क्या था? वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। सबको पता है ये बात, देख लीजिए बेटा, ठीक है। तो अब भैया ये यूनिफॉर्म मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स और यहाँ की तरफ लगने वाला फोर्स कैंसिल होके नेट ट्रांसलेटरी फोर्स 0 था, सिर्फ क्या लगता था? टॉर्क। ये तो बता ही चुके हैं। इसी प्रकार एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्या रख दिया जाए, एक पोल रख दिया जाए, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल का मैग्नेट रख दिया जाए, इसकी भी बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? मैग्नेटिक लेंथ 2l है, सही है। तो इस पे लगने वाला टॉर्क का फॉर्मूला P की जगह क्या हो जाएगा? E की जगह B sin थीटा, और टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B। समझ गए ना? अच्छा, अब आप लोग ये फॉर्मूला भी पढ़ चुके होंगे, NIAB sin थीटा, जिसके न्यूमेरिकल ना करने पे आप गाली खाए थे, है ना? NIAB sin थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स को अगर 1 कर दें
रेक्टेंगुलर लूप के, तो आई इंटू ए को ही क्या कहते थे, एम। तो ये भी भाई हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसमें कुछ बनाने की जरूरत तो ऐसी कुछ नहीं रही है, सीधा लिख लीजिए इधर वाला पार्ट। बस इधर वाला ये बना के ये लिख लीजिए।